Hello, dear students. Last class, I provided chapter 5 revision in 40 minutes. I hope you all enjoyed that video and you completed chapter 5 revision in a fast and very easy manner. Okay, in today's class, we will do chapter 5 case studies, all the case studies which are related to chapter 5. We will try to discuss that all the case studies in this class. So let's begin with this. One request for you that if you have not seen any videos of chapter 5, then don't do this class. First of all, clear your concept by doing videos and revision videos. Only after that, enter to this class and listen to case studies. Okay, let's begin. तो स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे देयर आर pages and this page contains case study. So one by one we will continue with that. So the first one is this. You can find this case study in your book also. Pawan, Naveen and Sachin. Okay, Pawan, Naveen and Sachin. See, I am reading the question. See in the left side of screen. I am highlighting also. Okay. Pawan, Naveen and Sachin have decided to start a business of manufacturing toys. They identify the following main activities which they have to perform. First is purchase of raw material, second purchase of machinery, third production of toys, fourth number arrangement of finance, fifth number sale of toys, sixth number identify the areas which they can sell their toys, seventh selection of employees. Now what is being asked to us? In order to facilitate the work, they thought the 4 managers should appointed to look after production, finance, marketing, personnel. First question is identify the function of management involved in above mentioned para. Tell me the answer. देखो अब ट्राई टू बी हैबिचुएटेड विथ सॉल्विंग केस स्टडीज़ बिकॉज एज यू ऑल नो CBSE ऑलवेज यूज टू आस्क केस स्टडीज़ इन योर एग्ज़ाम. जो केस स्टडी टफ होगा उसको मैं हिंदी में समझाऊंगा. बाकी मैं आपको ये हैबिट कल्टीवेट करवाना चाहता हूँ कि आप केस स्टडी इंग्लिश में खुद से पढ़ें और सॉल्व करें. जो एकदम क्रिटिकल होगा दैट विल आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी. ठीक है, मेरे ख्याल से ये केस स्टडी बहुत सिंपल है, इसीलिए इसको मैं इंग्लिश में ही आपको क्लियर करने के लिए बोल रहा हूँ. तो इसमें पहला बोला क्या है, कौन सा फंक्शन है वो आइडेंटिफाई करना है. एज इट इज़ वेरी ऑब्वियस, क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग है. ठीक है, आइडेंटिफाई द फंक्शन बोला गया है तो ऑर्गेनाइजिंग होगा. ठीक है, कोट द लाइन फ्रॉम द अबव पैरा विच विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग दिस फंक्शन. कैसे पता चला कि आपको ये ऑर्गेनाइजिंग है बोल करके. देखो इसमें एक चीज़, एक लाइन लिखा हुआ है ऑलरेडी. एक तो देखो इसमें एक लाइन लिखा हुआ है ये वाला, दे आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग मेन एक्टिविटीज़ विच दे हैव टू परफॉर्म. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मशीनरी. देखो वो क्या किए, पहले आइडेंटिफाई करेंगे और ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में भी यही है ना, आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, सेकंड क्या है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द वर्क दे थॉट दैट 4 मैनेजर्स शुड लुक आफ्टर. मतलब क्या हुआ, उसके बाद वो लोगों ने डिवाइड किए ना वर्क को. इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द वर्क दे थॉट 4 मैनेजर शुड बी अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर. मतलब अलग अलग मैनेजर अपॉइंट किए, प्रोडक्शन मैनेजर अलग, मार्केटिंग, फाइनेंस अलग, पर्सनल अलग, जैसे कि हम एग्जाम्पल में डिस्कस किए थे क्लास में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी में पूछा क्या है, स्टेट द स्टेप फॉलोड इन द प्रोसेस ऑफ दिस फंक्शन.
आई होप आप सबके पास बुक है तो आप इतना प्रॉब्लम नहीं होगा आपको स्क्रीन में देखने के लिए। अगर जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए स्क्रीन है, आप स्क्रीन से देख सकते हैं, ठीक है। और जिनके पास बुक है दे कैन सी देयर बुक्स। तो स्क्रीन क्या है, छोटा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज एडजस्ट करना चाहें तो कुछ भी हो सकता है। स्टेट द स्टेप फॉलोड इन द प्रोसेस ऑफ दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टेप्स पूछ रहा है, स्टेप्स तो आप जानते ही ना, आइडेंटिफाई करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, जिम्मा देंगे, रिपोर्ट करेंगे, वही चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट केस स्टडी, पवन, नवीन और सचिन वाला, ठीक है। हाँ, और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो मैं डिस्कस नहीं करा रहा, वो आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप यू कैन डू दैट। अब नेक्स्ट जो केस स्टडी आ रहा है अपने सामने वो ये वाला है, देखिए। हाँ, लेफ़्ट साइड, स्क्रीन के लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे, रामदास एज 49 इज़ वर्किंग इन एन एविएशन कंपनी। मतलब ये समझा देता हूँ डायरेक्ट हिंदी में। रामदास जो है वो 49 ईयर्स का है और वो एक एविएशन कंपनी में काम कर रहा है। एविएशन कंपनी मतलब एरोप्लेन वगैरह का। ही इज़ ए सीनियर मोस्ट एम्प्लॉई इज इन दिस हिज डिवीज़न, और वो जो है वो सीनियर मोस्ट एम्प्लॉई है, मतलब पुराना है बहुत, ठीक है। अब हुआ क्या, ही इज़ इवन सीनियर टू डिवीज़न मैनेजर, और वो इतना पुराना है कि वो डिवीज़न मैनेजर से भी पुराना है। डिवीज़न मैनेजर का नाम क्या है, कानापुत्ती, ठीक है। रामदास इज़, और जो पुराना एम्प्लॉय उसका नाम क्या है, रामदास। रामदास इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट कमिटेड, कैपेबल एंड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय, ठीक है। वो हार्ड वर्किंग माना जा रहा है। एज ए रिजल्ट ऑफ हिज एबिलिटीज़ एंड सीनियरिटी ही जनरली इज रिसीव द वर्क असाइनमेंट ऑफ हिज चॉइस, और वो इतना पुराना हो गया है कि वो जौन सा काम मांगता है उसको दे दी जाता है। ऑल्दो देयर वॉज नो फॉर्मल डेजिग्नेशन ऑफ वेरियस स्पेशल प्रोजेक्ट असाइन टू रामदास, ही हैंडल दैम एज ए मैटर ऑफ रूटीन। मतलब उसको कोई ऐसे बताया नहीं जाएगा कि ये स्पेशल प्रोजेक्ट आप डील कर रहे हो, ऐसे नहीं, वो कोई भी काम किसी भी आप डील कर लेता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। ए प्रॉब्लम डेवलप when an able and intelligent person, Nagarjuna age 33 years was appointed by कानापुत्ती, मतलब जो डिविजनल मैनेजर था, जो कानापुत्ती था, वो अपॉइंट किया, तो उस वक्त प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। नागार्जुना वेट, अब आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये प्रॉब्लम डेवलप्ड व्हेन एन एबल एंड इंटेलिजेंट पर्सन, नागार्जुना एज 33 ईयर वर अपॉइंटेड। एक नया मैनेजर अपॉइंट किया गया जिसका नाम था नागार्जुना, और वो भी बहुत होशियार था। नागार्जुना प्रीवियस 3 ईयर एक्सपीरियंस इन क्लोजली रिलेटेड वर्क मेड इट पॉसिबल फॉर हिम टू कैच ऑन द रूटीन वर्क ऑफ हिज न्यू जॉब। और जो नागार्जुना था उसका भी प्रीवियस 3 ईयर्स एक्सपीरियंस था। तो देखो कौन कौन से आदमी हो गए, नागार्जुना जो कि नया इंसान, जो नया मैनेजर, रामदास जो कि पुराना, और वो इतना पुराना है जो कि डिविजनल मैनेजर जिसका नाम है कानापुत्ती, उससे भी पुराना है, ठीक है। अब हुआ क्या, ऑन सेवरल ओकेजन कानापुत्ती नोटिस दैट द टेंशन डेवलपिंग बिटवीन द टू एम्प्लॉयज़। अब दो एम्प्लॉय झगड़ा कर रहे हैं, कौन कौन, रामदास और जो नया अपॉइंट हुआ था नागार्जुना, वो। ऑन सेवरल ओकेजन हो गया। However, he did not want to get involved in their personal issues as long as the work is completed effectively and efficiently. मतलब कानापुत्ती देख तो रहा था वो दोनों झगड़ रहे हैं, लेकिन वो दोनों के बीच में इंडल्ज नहीं होना चाहता था, क्योंकि वो देखता था कि ठीक है काम तो हो रहा है, अब बेकार में इन दोनों के बीच में इंडल्ज होके क्या करना है। अब उसके बाद हुआ क्या, देखो अब पानी सर के ऊपर से बह गया। ऑन वन डे द टेंशन बिटवीन द रीच द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वही लास्ट पॉइंट आ गया। एंड रामदास कंप्लेन टू कानापुत्ती, जो रामदास था वो कंप्लेन कर दिया डिविजनल मैनेजर जिसका नाम था कानापुत्ती को, स्टेटिंग दैट हिज ड्यूटीज़ वेर बीइंग लार्जली टेकन ओवर बाय नागार्जुना। मतलब रामदास क्या बोल रहा है, मेरा सारा काम तो नागार्जुना ले जा रहा है, और ये चीज़ वो कंप्लेन कर दिया। कौन, रामदास कंप्लेन किया, किसको, डिविजनल मैनेजर कानापुत्ती को। कानापुत्ती इशूड द ऑर्डर स्टेटिंग दैट क्लियर एलोकेशन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज़ बिटवीन द टू। ध्यान से देखिए, क्लियर एलोकेशन ऑफ जॉब हुआ, उसके बाद उसने क्या किया, ही फर्दर क्लेरिफाइड द वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन दैम
बाय स्पेसिफाइंग हु वाज टू रिपोर्ट टू हुम। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन को आगे बहुत काम आएगा। हु वाज टू रिपोर्ट हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये भी बताया। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द वर्कलोड, एनहांस द प्रोडक्टिविटी एंड रिमूविंग एम्बिग्यूटी। मेरे ख्याल से समझदार को इशारा काफ़ी है, मैं समझदार इशारा कर चुका हूँ, जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे। क्वेश्चन क्या पूछा? आइडेंटिफाई एंड स्टेट द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस विच हैज़ नॉट बीन कैरिड आउट प्रॉपरली एंड कंट्रीब्यूटेड टू द प्रॉब्लम। कौन सा ऐसा स्टेप है जो कि नहीं फॉलो किया गया? देखो, पहला लाइन से आपको मैं इशारा दिया था, ही जनरली रिसीव द वर्क असाइनमेंट ऑफ हिज चॉइस, देयर इज़ नो फॉर्मल डेजिग्नेशन, स्पेशल प्रोजेक्ट नहीं था, ही हैंडल्ड दैम एज ए मैटर ऑफ रूटीन। कोई भी काम कर लेता था, जो कि गलत है, ठीक है। और क्या स्टेप फॉलो नहीं किया गया था जो कि बाद में फॉलो किया गया? वो ये स्टेप था कि एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़ नहीं था, ठीक है। क्लियर एलोकेशन ऑफ जॉब नहीं था और ड्यूटी का क्लियर एलोकेशन नहीं था, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट किया गया बाद में। और वर्किंग रिलेशन भी पता नहीं था, कौन किसका कौन कैसे काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, वो भी चीज़ नहीं था। स्टेट द 2 स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस विच हैव बीन टेकन बाय कानापुती टू रेस्पॉन्ड टू कंप्लेंट ऑफ रामदास। जो 2 स्टेप लिया गया वो यही था, कानापुती इशूड द ऑर्डर ऑफ स्टेटिंग क्लियर एलोकेशन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटी बिटवीन द टू, ही फर्दर क्लियरिफाइड द वर्किंग रिलेशनशिप। तो यही 2 स्टेप था। थर्ड, ऑल्सो स्टेट द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एज रिफ्लेक्टेड इन अबव केस। इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होगा? पहली बात तो जो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं था, वो कोई भी काम कर लेता था, कौन? रामदास। वो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। दूसरा है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, मतलब रामदास जो है वो कई साल से काम कर रहा है, तो उसका जो एरिया है उसको उसके अकॉर्डिंग काम देना चाहिए। और तीसरा है इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। आप ये इम्पोर्टेंस का पॉइंट जो है वो भी आप वही चीज़ है, इसको पढ़ के आप जान सकते हैं, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दैट। अब जो नेक्स्ट केस स्टडी आ रहा है अपने सामने में, वो ये है। देखिए, छोटा सा केस स्टडी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एज यू ऑल नो, मैं डिस्कस नहीं कराऊंगा। नेम द फ्रेमवर्क विद इन विच द मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म। ऐसा फ्रेमवर्क का नाम बताना है जिसमें कि मैनेजरियल और ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए जाते हैं, और इम्पोर्टेंस भी बताना है, 3 इम्पोर्टेंस भी बताना है। ऑब्वियस सा बात है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वेट, वही मैनेजरियल और ऑपरेशनल एक्टिविटी किसके अंदर में क्रिएट किए जाते हैं, उस फ्रेमवर्क का नाम बताना है। तो इसमें आंसर क्या होगा? द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का आप मीनिंग देखेंगे तो उस पर आपको ये पता चलेगा, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, इट कैन बी कॉल्ड एज ए फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। मतलब ये लाइन क्लियरली लिखा हुआ है, फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म, ठीक है। तो ये लाइन आप मीनिंग अच्छे से पढ़े रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर दे देंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, ठीक है, ओके। और इसका इम्पोर्टेंस भी बताना है। इम्पोर्टेंस आप नॉर्मल थ्योरी है वो पढ़ा चुका हूँ क्लास में, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये है, देखिए, विमल क्लॉथ लिमिटेड वाज मैन्युफैक्चरिंग ओनली फैब्रिक्स। After having great success in fabric business, the director of Vimal Cloth Limited acquired 3 new manufacturing units, that is, and started selling multi-product in the market. मतलब अभी तक Vimal Cloth Limited was dealing in only cloth, only fabric। देखो लिखा है ना, एक ही काम करता था, लेकिन उसको उसमें सक्सेस मिल गया, तो उसके बाद उसने मल्टी प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दिया, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल फ़ोन, सीमेंट्स। उसके बाद क्या हुआ? They decided that an individual who has capability and competence to handle responsibility would head each unit. The vacant position will be filled by women candidate only, ठीक है। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब
क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, स्टेट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विमल क्लॉथ लिमिटेड हैव फॉलोड एज ए प्रोड्यूसर ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। 2 चीज़ इसमें मार्क करने वाला है। आंसर गलत भी हो सकता है, जो आंसर मैं बुक में लिखा हूँ वो चीज़ गलत भी हो सकता है। विमल क्लॉथ लिमिटेड हैव फॉलोड एज ए प्रोड्यूसर ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। मार्क करिए, अभी तक जो विमल क्लॉथ लिमिटेड ने फॉलो किया है, मतलब ये पास्ट टेंस है, ये जो लाइन है ये पास्ट टेंस है फॉलोड, अभी तक जो फॉलो किया है, और सिंगल प्रोडक्ट। तो इसमें ये आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है, डिविजनल स्ट्रक्चर नहीं होगा। सेकेंड है सजेस्ट विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डायरेक्टर मस्ट अडॉप्ट नाउ एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज। मतलब आज, अब मल्टी प्रोडक्ट होने के बाद अब वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करे। ऑब्वियसली इसका आंसर होगा डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर मैं बताया था क्लास में कि जब मल्टी प्रोडक्ट हो जाता है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होता है, तब उस केस में डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करना ज़रूरी है। तो एकदम डायरेक्ट सा केस स्टडी है, बस क्या ग्रामेटिकल, अगर आपको इंग्लिश आता है तो आप ये केस स्टडी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान देने का ज़रूरत है, केस स्टडी कभी भी टफ नहीं होता है, आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करना होता है, जिस कारण से आप ये केस स्टडी को सॉल्व कर पाते हैं। क्लियर है? अब मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। अब थर्ड जो केस स्टडी आ रहा है आपके सामने वो है, ये देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डिस्कस कराऊंगा नहीं, अब देख लीजिए। ये ए कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग मशीन a company is manufacturing washing machine. There is well-defined system of job with clear and definite authority, responsibility and accountability in the company. But the people are not allowed to interact beyond their officially defined roles. मैं ये लाइव क्लास में एक बार बताया था, जूम क्लास में, ठीक है। As a result, the company is not able to adapt the changing business environment. The workforce is not also motivated due to lack of social interaction. The company is facing problem of procedural delays and inadequate recognition to creative talents. देखो मैं इसको हिंदी में डिस्कस नहीं कराऊंगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है। सजेस्ट हाउ ऑर्गेनाइजेशन कैन ओवरकम द प्रॉब्लम फेस बाय इट। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम हो रहा है वो कैसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई हैं उनको आपस में बातचीत करने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। और द कंपनी इज़ नॉट एबल टू चेंजिंग, अब इस कारण से क्या हो रहा है, कंपनी में जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उस कारण से वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। तो पूछा है कि हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कैन ओवरकम द प्रॉब्लम फेस बाय इट। ऑब्वियस सा बात है, एम्प्लॉय लोग को काम करते वक्त थोड़ा मोड़ा बात करने नहीं दिया जा रहा है बिल्कुल भी। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कमी है यहाँ पे, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना ज़रूरी है, इनफॉर्मल, ठीक है। गिव टू बेनिफिट इट विल डिराइव फ्रॉम योर सजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट दे देंगे, सोशल बेनिफिट है, मतलब साइकोलॉजिकल बेनिफिट, फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल नीड्स होता है, वही सारा कुछ। हाँ, कोई टफ नहीं है। अब जो नेक्स्ट केस स्टडी आ रहा है वो है अमन चड्ढा। अमन चड्ढा स्टार्टेड बुल आई। बुल आई मतलब उसका बुल आई नहीं था, आगे सुनिए। अमन चड्ढा स्टार्टेड बुल आई, ए कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस टू बिजनेस। उसने एक कंपनी स्टार्ट किया जिसका नाम था बुल आई, और वो साइबर सिक्योरिटी में डील करता था, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू साइबर अटैक। साइबर अटैक जो होता है मतलब ऑनलाइन अटैक हो जाता है, जैसे आपका फेसबुक या फिर ट्विटर या फिर आपका इंस्टा का अकाउंट हैक हो जाए तो उसको बोलेंगे साइबर अटैक, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट द क्रिटिकल डाटा, तो कुछ डाटा भी चोरी हो सकता है ऑनलाइन आपके कंप्यूटर से, जो आप स्टोर करके रखें,
तो उसको बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी, और उसी के ऊपर डील कर रहा था कौन, अमन चड्ढा। ही वॉज ए हार्ड वर्किंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, एंड एन एक्सपर्ट इन साइबर सिक्योरिटी। हिज रेपुटेशन ग्रू बाय लीप एंड बाउंड व्हेन ही वॉज not only a person in integrity but also did his work with utmost honesty and sincerity। वो उसका रेपुटेशन और आगे बढ़ा, क्यों? क्योंकि वो देखो अच्छा इंसान तो था ही, ऑनेस्ट था, सिंसियर था अपने काम में, और इंटीग्रिटी वाला इंसान था, मतलब रूल्स वाला था, ऐसे नहीं कि कुछ किसी के साथ भी कुछ भी काम गलत सलत कर दिया। द बिजनेस स्टार्टेड ग्रोइंग डे बाय डे, और उसका बिजनेस आगे बढ़ने लगा। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। He delighted when he was offered a big project by Ministry of Defense। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भारत सरकार है उसने उसको एक प्रोजेक्ट असाइन किया। When the working on the project he found that the volume of work made it impracticable for him to handle all the work by himself। और जब वो प्रोजेक्ट में उसने काम किया तो उसको ये महसूस हुआ कि वो प्रोजेक्ट जो है बहुत बड़ा है और उसके लिए ये नामुमकिन है उस प्रोजेक्ट में अकेले काम करना। फिर उसने क्या किया, ही डिसाइडेड टू एक्सपांड द टीम। अब वो सोचा कि मुझे मेरे टीम को बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैं ये प्रोजेक्ट को डील कर पाऊँ, कंप्लीट कर पाऊँ। द कंपनी मेंटेन्ड ए क्लोज लाइसन विद द लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज। लाइसन मतलब कॉन्टैक्ट, लाइसन मतलब कॉन्टैक्ट, लाइसन मतलब कॉन्टैक्ट, किसके साथ कॉन्टैक्ट? कॉन्टैक्ट विद लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज, जो उसके आसपास के इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, क्योंकि वो खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज में कॉन्टैक्ट किया। क्यों? ताकि उसको जो प्रोजेक्ट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से उसको वो कंप्लीट कर पाए अच्छे तरीके से। ड्यूरिंग ए कैंपस प्लेसमेंट कौन कौन अपॉइंट हुए? ईशान एंड वृंदा वेयर अपॉइंटेड टू वर्क फॉर ए न्यू प्रोजेक्ट। ही फाउंड द न्यू एम्प्लॉयज़ आर कैपेबल, एंथुसियास्टिक एंड ट्रस्टवर्दी। उसने ये देखा कि जो नए एम्प्लॉई हैं, नए एम्प्लॉई मतलब कौन? ईशान और वृंदा, वो कैसे हैं? वो कैपेबल हैं, ठीक है। कैपेबल मतलब काम करने योग्य हैं, एंथुसियास्टिक मतलब एनर्जेटिक, और ट्रस्टवर्दी हैं, ट्रस्टवर्दी मतलब भरोसेमंद। फिर अमन ने क्या किया? अमन वाज दस एबल टू फोकस एन ऑब्जेक्टिव विद द हेल्प ऑफ ईशान एंड वृंदा। अब वो अपने प्रोजेक्ट में मगन हो गया, काम करने लगा, फोकस्ड हो गया। द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड ऑन टाइम। इस कारण से क्या हुआ, उसका जो प्रोजेक्ट उसको जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिला था वो टाइम में ख़त्म हो गया। नॉट ओनली दिस, अमन चड्ढा वाज ऑल्सो एबल टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन, और वो धीरे धीरे अपना काम को बढ़ाने लगा। ऑन द अदर हैंड ईशान एंड वृंदा ऑल्सो गेट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एंड एक्सरसाइज इनिशिएटिव। और इसी के साथ ही क्या हुआ, जो नए एम्प्लॉय थे, नए इंजीनियर जो जिसका नाम था ईशान और वृंदा, उनको भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिला, कुछ काम मिला, और उन्होंने भी कुछ अपना इनिशिएटिव लगाया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द concept used by Aman Chadha in the above case with the which help in focusing on objective। अब आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव था उसका, एक नया प्रोजेक्ट मिला था डिफेंस मिनिस्ट्री से, तो उसने क्या ऐसा उसने कॉन्सेप्ट लगाया, और एकदम इजी सा आंसर है डेलीगेशन। क्योंकि डेलीगेशन में हम क्या करते हैं, हमारा काम को हम दूसरे को दे देते हैं ताकि हम ओवरबर्डन ना हो जाएं, ठीक है। तो अमन चड्ढा ने भी वही किया, क्योंकि अमन चड्ढा के पास एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। किससे मिला था? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। तो उसने अपना काम दे दिया, ठीक है। अब इसलिए डेलीगेशन यहाँ पे होगा। सेकेंड बोला है ऑल्सो स्टेट द 4 इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड इन द फन एबव। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन लिख देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन जो कि मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ाया हुआ है, आपको वही चीज़ को लिखना है। लेकिन अगर बता दें, एक चीज़ बताइए, इसमें कोट द लाइन अगर होता, लाइन कोट करने के लिए बोलता तो क्या होता? देखो इससे, ये देखो लाइन कोट करने के लिए बोलता तो ये एक लाइन है, ऑन द अदर हैंड ईशान एंड वृंदा ऑल्सो गेट अपॉर्चुनिटी, मतलब एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी मिला और उन्होंने इनिशिएटिव लिया। तो ये पॉइंट आपका हाईलाइट कर सकते थे आप अगर कोट करने बोलता तो, बट अभी इस क्वेश्चन में कोट करने के लिए नहीं बोला है। तो आई होप इससे आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन लंबा ज़रूर है बट एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है और बहुत ईजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं अब क्या है। देखो 1, 2 तो मल्टीपल चॉइस है, थर्ड वन। At Alpha Limited, all expenses bill of employees are processed by general manager himself.
अल्फ़ा लिमिटेड में सारा बिल एम्प्लॉय लोग का प्रोसेस कौन करता है? जनरल मैनेजर खुद। ही फील्स क्वाइट ओवरबर्डन, उसको क्या लगता है वो खुद ओवरबर्डन है, वो ज़रूरत से ज़्यादा लोड उसके ऊपर आ गया है। ही डिसाइडेड टू डेलीगेट हिज वर्क टू डेप्यूटी जनरल मैनेजर, अब वो क्या सोच रहा है, अपना काम डेप्यूटी मैनेजर को वो दे, थोड़ा सा जिम्मेदारी कुछ वो डेप्यूटी मैनेजर को दे। बट आफ्टर सम टाइम द डेप्यूटी जनरल मैनेजर डिस्पर्स दिस अथॉरिटी टू वेरियस लेवल थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। अब उसके बाद क्या हुआ, जो अल्फ़ा लिमिटेड का जो जनरल मैनेजर था उसने अपना काम किसको दिया? डेप्यूटी जनरल मैनेजर को। अब डेप्यूटी जनरल मैनेजर ने क्या किया, उसने भी अपना काम किसको दिया? वेरियस अपने नीचे लेवल में दिया। नाउ ऑल बिल्स फॉर ट्रैवलिंग आर प्रोसेस थ्रू रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सुपरवाइज़र। अब क्या होता है, जो जिस एरिया का बिल है वो उस एरिया का काम मतलब उस एरिया में डिवाइड हो जाता है। नेम द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस बिफोर एंड आफ्टर डेलीगेटिंग द अथॉरिटी। मतलब पहले विदाउट डेलीगेशन बोला है और आफ्टर डेलीगेशन क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है। देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ, शायद आपको कन्फ्यूज़न हो जाए इस क्वेश्चन में। देखो ये यहाँ पे अल्फ़ा लिमिटेड है, अल्फ़ा लिमिटेड का काम कौन कर रहा है? जनरल मैनेजर। अभी तक ऐसा हो रहा था, अल्फ़ा लिमिटेड का काम कौन कर रहा था? जनरल मैनेजर अकेला। अब वो क्या सोचा, अब वो सोचा कि वो अपना काम को डाइवर्ट करे, इसको डेप्यूटी जनरल मैनेजर, मैं लिख रहा हूँ DGM, DGM मतलब डेप्यूटी जनरल मैनेजर। अब फिर क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम डेप्यूटी जनरल मैनेजर डिस्पर्स हिज अथॉरिटी टू वेरियस लेवल थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो DGM था वो वेरियस लेवल में अपना काम बांट दिया, जो कि डेलीगेशन में होता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सिस्टमेटिक डेलीगेशन हो गया। तो सिस्टमेटिक डेलीगेशन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे देखो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, नाउ द कॉन्सेप्ट, इस जगह में देखो, नाउ नेम द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस बिफोर एंड आफ्टर डेलीगेटिंग द अथॉरिटी। बिफोर कौन सा था? बिफोर डेलीगेटिंग यही था, यही वाला पोर्शन सिर्फ था। बिफोर डेलीगेटिंग क्या था? अल्फ़ा लिमिटेड में जनरल मैनेजर अकेला काम कर रहा था, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? सेंट्रलाइजेशन। जिसको हम क्या बोल सकते हैं? सेंट्रलाइजेशन। बट आफ्टर डेलीगेशन क्या हुआ? जनरल मैनेजर ने अपना काम DGM को दिया, DGM ने अपना काम अदर एम्प्लॉयज़ को दिया, तो ये क्या होगा? डिसेंट्रलाइजेशन। सिंपल सा बात है। और मैं बहुत बताया ही था आपको, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? एडवांस वर्जन ऑफ डेलीगेशन। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगा। अब है समीर गुप्ता, सेकंड क्वेश्चन। समीर गुप्ता started telecommunication company Donaira Limited to manufacture economical mobile phone for Indian rural market with 15 employees। यहाँ तक मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि ये बहुत ईजी इंग्लिश है। द कंपनी डिड वेरी वेल इन इट्स इनिशियल ईयर। ठीक है, शुरुआत में बहुत अच्छा रहा। एज द प्रोडक्ट वॉज गुड एंड द मार्केट वेल द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट वेंट अप। फिर प्रोडक्ट अच्छा था और वो अच्छी तरीके से मार्केटेड भी हुआ था, मतलब एडवर्टाइज भी हुआ था और उसका डिमांड आगे बढ़ा, ऊपर गया। टू इंक्रीज प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए द कंपनी डिसाइडेड टू रिक्रूट एडिशनल एम्प्लॉयज़। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एडिशनल नए एम्प्लॉय को रखने का सोचा गया। कंपनी ने डिसाइड किया कि नए एम्प्लॉय को रखा जाए। Samir Gupta, who was earlier taking all decision for the company, had to selectively disperse। इशारा समझिए। अब समीर गुप्ता जो पहले सारा काम अकेले करता था, अब वो सिलेक्टिवली उसको डिस्पर्स करना है। He believed that subordinates are competent, capable and resourceful and can assume responsibility for effective implementation of their decisions। अब वो ये सोचा कि सिलेक्टिवली डिस्पर्स करना है, तो और ये भी सोच रहा है कि
जो सबऑर्डिनेट हैं वो कॉम्पिटेंट हैं, कैपेबल भी हैं और रिसोर्सफुल हैं और एंड कैन एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजन. This paid off and the company was not only able to increase the production but also expanded its product range. और इससे फ़ायदा हुआ. This paid off मतलब इससे फ़ायदा हुआ और कंपनी ने ना सिर्फ अपना प्रोडक्शन बढ़ाया बल्कि उसने अपना प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ाया. ठीक है, मतलब अब वो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने लगा. तो इसमें क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पे कट गया, आपके बुक में होगा. आइडेंटिफाई द कंसेप्ट यूज बाय समीर गुप्ता थ्रू विच ही वॉज एबल टू स्टीयर हिज कंपनी टू ग्रेटर हाइट. स्टीयर मतलब वो अपने कंपनी को नए ऊंचाइयों तक लेकर के गया. तो उस कंसेप्ट का नाम बताना है. एकदम सिंपल सा बात है. यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है जो कि मैं आपको इशारा भी किया था, सिलेक्टिवली डिस्पर्स. मैं ये चीज़ आपको याद भी कराया था कि सिलेक्टिवली डिस्पर्स वर्ड यूज़ होता है डिसेंट्रलाइजेशन में, और डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग और डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि सिलेक्टिवली डिस्पर्स किया जाता है. ठीक है, ठीक है, बहुत जगह हम यही चीज़ किए हैं यूज़ कि सिलेक्टिवली डिस्पर्स होता है. ठीक है, सिस्टमेटिक डेलीगेशन बोलिए या फिर सिलेक्टिव डिस्पर्सन बोलेंगे. डिसेंट्रलाइजेशन इम्प्लाइज सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ ऑथोरिटी. तो सिलेक्टिवली डिस्पर्स जब लिखा हुआ है तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन बोला है ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. आप जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आपको तो पढ़ाया गया है, वही चीज़ को आपको लिखना है. तो विद दिस आई होप कि आप सबको केस स्टडी समझ में आए होंगे. आप केस स्टडी वाला क्लास एंजॉय किए हैं और आपको केस स्टडी में कोई डाउट नहीं होगा. केस स्टडी देखिए एग्ज़ाम में पूछता है और चैप्टर 5 का केस स्टडी बहुत इजी है. आपको पढ़ के पता लग ही गया होगा चैप्टर 5 का केस स्टडी जो है बहुत इजी है और मैं आपको करवा भी रहा हूँ इसमें केस स्टडी, तो बहुत अच्छे तरीके से करवाने का कोशिश कर रहा हूँ. आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं. केस स्टडी में ध्यान दीजिए, आपका मार्क बहुत अच्छा आएगा. बिजनेस स्टडीज एक मार्क फेचिंग सब्जेक्ट है, आप इसमें ध्यान दे करके अपना मार्क इंक्रीज़ कर सकते हैं. और रिवीजन क्लास ही मैं इसीलिए बनाता हूँ ताकि चैप्टर 5 मतलब जैसे चैप्टर 4 का भी मैंने बनाया था, आप चैप्टर 5 का भी बनाया हूँ ताकि आपको चैप्टर बाय चैप्टर ग्रिप में रहे और आप उस चैप्टर में आपका कमांड हो. और आप रिवीजन क्लास को बार बार भी कर सकते हैं ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट याद हो जाए. और रिवीजन क्लास में मैं जितना ट्राई किया हूँ कि सारा क्लास का कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज़ करूँ, वो भी डिटेल्ड मैनर में. ठीक है, तो आई होप यू आर एन्जॉइंग द क्लासेस. चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि चैनल अच्छा है, अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट कीजिए कि वो क्लास में आएँ, क्लास करें. ठीक है, और उनको शेयर भी कीजिए वीडियो जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर कोई डाउट है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं. I hope you are enjoying the session. Have a good day. Bye bye.